गुड इवनिंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा प्रजापति पर। साथियों, जनवरी थर्ड वीक में करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को की क्लास में कवर किया जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे पुलिस या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। साथियों, इस क्लास को आप दूसरे साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए सारे क्वेश्चंस एक एक करके कवर करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पोंगल त्यौहार मनाए हैं? तो यह दिल्ली शहर में पोंगल त्यौहार मनाया गया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मनाया गया है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको समझना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट ना रह जाए और आपको क्वेश्चन याद भी हो जाएगा और जो आपका जो अपना एग्जाम है वो आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो इनका पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पोंगल त्यौहार मनाया है, जहां पे उन्होंने उन्होंने तमिल समुदाय के लोगों के साथ भी मुलाकात की, जहां पे उन्होंने कहा कि पोंगल का जो पर्व है एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्रभावना को दर्शाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा मनाया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पोंगल त्यौहार मनाया गया, जो कि दिल्ली शहर में मनाया गया है। ठीक है, इतना याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा 50 इलेक्ट्रिक बसों 25 ई ऑटो को हरी झंडी दिखाई गई है? तो यह योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 50 इलेक्ट्रिक बसों और 25 ई ऑटो को हरी झंडी दिखाई गई। ठीक है, इनके कुछ पॉइंट है वो आप जान लीजिए। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये 50 इलेक्ट्रिक बसों और 25 ई ऑटो को फ्लैग ऑफ किया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लीजिए। वहां पे मुख्यमंत्री ने डिजिटल टूरिस्ट ऐप, जो कि अयोध्या के लिए घूमने फिरने के लिए बनाई गई है, डिजिटल टूरिस्ट ऐप, उन्हें भी लॉन्च किया और साथ ही पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट को भी लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र में कौन से कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है? तो यह मिलिंद देवरा जी हैं, जो कि कांग्रेस को छोड़ के शिवसेना में शामिल हो गए हैं ना, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो ये कुछ पॉइंट है वो आप जान लीजिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, उनके बाद वो शिवसेना में, जो शिवसेना के मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री शिवसेना की है और कौन है? तो एकनाथ शिंदे जी है। ठीक है, उनके मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो गए। कौन? तो मिलिंद देवरा जी। ठीक है, कांग्रेस छोड़ चुके हैं वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने भारत सरकार से कहा है कि वह 15 मार्च से पहले अपनी सेना को भारत वापस बुला लें? तो यह मालदीव सरकार ने कहा है। ठीक है, मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो मोहम्मद मोइजू है, उनके द्वारा कहा गया है कि 15 मार्च से पहले अपने सेना को भारत वापस बुला लीजिए। आपके जितने भी सैनिक है यहाँ पे, मतलब 88 सैनिक वहाँ पे हमारे, मतलब हमारे हैं, यानी कि भारत देश के हैं, जो कि उन्होंने कहा है कि 15 मार्च से पहले आप भारत बुला लीजिए। वो 5 दिन के दौरे पर चीन गए थे, उनके बाद जो आए, वहाँ से जो आए तो वो अपने तेवर दिखाने लगे। वो उन्होंने कहा कि आप अपने सैनिक बुला लीजिए वो भारत वापस। ठीक है, इतना आप याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा टी20 मैच कितने विकेट से जीता है? तो दूसरा टी20 मैच 6 विकेट से जीता है। ठीक है, भारत के खिलाफ अफगानिस्तान ने, सॉरी, भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा टी20 मैच 6 विकेट से जीत लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेनमार्क के नए किंग कौन बने? तो डेनमार्क के नए किंग फेडरिक आंद्रे हेनरिक बने हैं। ठीक है, उन्हें प्रिंस फेडरिक भी कहा जाता है। तो डेनमार्क की राजधानी कहाँ पे है? तो कोपेनहेगन है। तो पहले कौन थे किंग, यानी कि वहाँ के राजा कौन थे डेनमार्क के? तो पहले उनकी माँ ही थी, जिनका नाम था महारानी मार्गरेट, है ना। प्रिंस फेडरिक के माँ थी, जिनका नाम था महारानी मार्गरेट। वो 52 साल तक उस पद पे रही। उसके बाद उन्होंने वो पद छोड़कर अपने बेटे प्रिंस फेडरिक, यानी कि फेडरिक आंद्रे हेनरिक को दे दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज अवार्ड 2023 से सम्मानित कितने लोगों को दिया गया है? तो यह 5 लोगों को दिया गया है, जो कि आज तक जो न्यूज़ है उनके द्वारा सबसे तेज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था, जिसमें 5 लोगों को दिया गया है। इनमें 5 लोग कौन कौन हैं? तो आप पॉइंट के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला जो पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2023 का सबसे तेज नेता चुना गया। ठीक है, उन्हें भी यह अवार्ड दिया गया। उसके बाद इससे पहले भी मोदी जी को इंडिया टुडे का न्यूज़ मेकर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया था। तो इनसे पहले भी मोदी जी को न्यूज़ मेकर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया था। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे तेज सीएम के अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ पे कई सारे सीएम थे, उत्तराखंड के भी सीएम थे, बिहार के भी सीएम थे, एमपी के भी सीएम थे और आदित्यनाथ जी भी थे। यहाँ पे बहुत सारे सीएम थे, जिसमें सबसे तेज सीएम योगी आदित्यनाथ जी को अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, चौथा पॉइंट देख लीजिए, भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी, जो कि 2023 के लिए सबसे तेज खिलाड़ी चुने गए।
तो इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा किसी का भी नाम नहीं आया। इसमें मोहम्मद शमी का जो नाम आया है, जो कि सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं 2023 के लिए, तो उन्हें भी यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है 2023 की सबसे तेज हीरोइन का अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया। ठीक है, दीपिका पादुकोण जो है उन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि सबसे तेज हीरोइन के बदौलत। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है किंग खान यानी कि शाहरुख खान को साल 2023 का सबसे तेज हीरो चुना गया। तो 2023 में सारे हीरो को पछाड़ के सबसे तेज हीरो शाहरुख खान बन गए हैं। सबसे तेज हीरोइन दीपिका पादुकोण बन गए। सबसे तेज मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ जी बन गए। सबसे तेज प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी बन गए। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय ने 1 घंटे में 37 किलो वजन के साथ 743 पुशअप्स लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो इनका नाम है रोहताश चौधरी। रोहताश चौधरी जो है अपने नाम पे ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है, कितना किलो वजन के साथ? तो 37 किलो वजन के साथ कितना बार पुशअप्स लगाया है? तो 743 बार पुशअप्स लगाया है। उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। कौन है? तो रोहताश चौधरी है ना, 1 ही घंटे में। ठीक है, 1 ही घंटे में। चलिए इतना आप याद रखिए, बहुत ही बड़ी बात है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्था के द्वारा कहा गया है कि बिना केवाईसी वाले फास्टैग 31 जनवरी के बाद बंद हो जाएंगे? तो यह NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया, जो बिना केवाईसी वाले फास्टैग है जो वो 31 जनवरी के बाद बंद हो जाएंगे। अगर आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, आप फास्टैग लगाए हैं, तो आप केवाईसी करवा लीजिए। केवाईसी आपको कहाँ से करवाना है? तो RBI से भी करवाना है, ICICI बैंक से भी, किसी भी बैंक से करवा सकते हैं। 4 बैंक है, RBI, ICICI बैंक, SBI और HDFC बैंक। ठीक है, तो यहाँ से आप फास्टैग का केवाईसी करवा लीजिए, नहीं तो आपका 31 जनवरी से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यह किसके द्वारा कहा गया था? तो NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? तो यह 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे बनाया गया है। ठीक है, इंडियन आर्मी डे की 76वीं वर्षगांठ बनाई गई है। ठीक है, चलिए क्यों मनाया जाता है? तो भारत के लोगों द्वारा फील्ड मार्शल कोंडेंडेरा एम करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है ना। वो फील्ड मार्शल थे, कौन थे? तो कोंडेंडेरा एम करियप्पा थे। उन्हीं के सम्मान में यह भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कमांडर जो था वो कमांडर भी थे पहले। तो 15 जनवरी 1949 को देश के पहले मुख्य कमांडर यानी कि चीफ ऑफ आर्मी थे। तो 15 जनवरी 1949 को AM करियप्पा यानी कि M करियप्पा, कोंडेंडेरा M करियप्पा पहले चीफ ऑफ कमांडर भी रह चुके हैं। ठीक है, वर्तमान में चीफ ऑफ कमांडर कौन है? तो मनोज पांडे जी हैं। ठीक है, मनोज पांडे पहले भी कई संस्था में काम कर चुके हैं, जैसे कि थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूर्वी कमान के जनरल भी रह चुके हैं, है ना, और चीफ ऑफ अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। वर्तमान में कौन है चीफ ऑफ आर्मी? तो मनोज पांडे जी हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया? तो 15 जनवरी को मनाया गया है। किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं, किसके सम्मान में मनाते हैं? तो फील्ड मार्शल कोंडेंडेरा एम करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। चलिए कितनी वर्षगांठ थी? तो 76वीं वर्षगांठ थी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो यह भारतीय कौन है? तो योगेश सिंह है। योगेश सिंह ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मशहूर क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे का निधन 13 जनवरी 2024 को हो गया। ठीक है, उन्हें कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था, पद्मश्री भी दिया गया था, पद्म भूषण भी दिया गया था। यह सभी पुरस्कार उन्हें सम्मानित किया गया था। तो कौन थी, किसका निधन हो गया? तो प्रभा अत्रे का निधन हो गया। ठीक है, वो कौन थी? तो वो क्लासिकल सिंगर थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में किस कंपनी ने एटॉमिक बैटरी बनाई है? तो यह चाइनीज कंपनी है जो कि एटॉमिक बैटरी बनाई है, जो जिनका जो वैलिडिटी है वो 50 साल तक रखी गई है। छोटी सी बैटरी है जो कि चाइनीज कंपनी बनाई है, जिनका जो वैलिडिटी है वो 50 साल तक, ठीक है, रखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इन डायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स यानी कि NACIN का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इन डायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए इनके कुछ पॉइंट है वो आप जान लीजिए। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? तो यह आंध्र प्रदेश के प्रास समुद्र में बना है, जो कि NACIN इंस्टीट्यूट है। ठीक है, यह क्या करेगी? तो ये IRS अधिकारियों को ट्रेनिंग देगा। ठीक है, जिस तरह से IAS अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जाता है, IPS अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जाता है, उसी तरह से IRS अधिकारियों को भी ट्रेनिंग देगा ये NACIN इंस्टीट्यूट। ठीक है, इनके पूरा नाम क्या है?
तो नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स। तो ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बारामूला स्टेडियम का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया, यह किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो पहले जो बारामूला स्टेडियम था उनका जो नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत कर दिया गया। आप इतना भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बारामूला का स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो जनरल बिपिन रावत स्टेडियम रखा है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो यह राज्यपाल के द्वारा उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है वो आप जान लीजिए। 16 जनवरी को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला में जनरल बिपिन रावत का स्टेडियम का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जी हैं, जिन्होंने जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का उद्घाटन किया है। ठीक है, पहले कौन सा स्टेडियम था? उनका नाम क्या था? तो बारामूला स्टेडियम था। ठीक है, तो जनरल बिपिन रावत कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस थे। ठीक है, यानी कि CDS थे। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम मधुलिका रावत रावत थी। ठीक है, उनका निधन कैसे हो गया था? तो उनका निधन एक हेलीकॉप्टर में, जो कि 11 लोगों के साथ कुंडूर में एक हेलीकॉप्टर में दुर्घटना से निधन हो गया था। ठीक है, वो कौन, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। इतना आप याद रखिए। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस अमेरिका ब्यूटी पेजेंट 2024 किसने जीता है? तो यह मेडिसन मार्स ने जीता है। ठीक है, अमेरिका में जो ब्यूटी पेजेंट हुई थी उसमें मेडिसन मार्स ने यह अवार्ड जीत लिया है। ठीक है, ब्यूटी पेजेंट जीत लिया है। ये कुछ पॉइंट है वो आप जान लीजिए। अमेरिका के ऑरलैंडो फ्लोरिडा में मिस अमेरिका ब्यूटी पेजेंट 2024 का आयोजन किया गया था, जिसमें मेडिसन मार्स ने जीता। इसमें एयरफोर्स पायलट मेडिसन, तो ये कौन थी? तो एयरफोर्स पायलट है। ठीक है, मेडिसन मार्स जो है एयरफोर्स पायलट है, जो कि ब्यूटी पेजेंट जीत लिया है। ठीक है, इनके कुछ पॉइंट है वो भी जान लीजिए। अगला पॉइंट है, मार्च की साल 2023 में अमेरिकी वायुसेना अधिकारी के रूप में नियुक्ति हुई थी। ठीक है, तो मेडिसन मार्स जो थी 2023 में अमेरिकी वायुसेना में नियुक्त हुई थी। ठीक है, उन्हें पहले भी एक खिताब जीता, उन्होंने पहले भी एक खिताब जीता है। तो वो कौन सा है? तो मिस कोलोराडो खिताब जीता है। ठीक है, अभी वो ब्यूटी पेजेंट जीती है, अमेरिका की ब्यूटी पेजेंट। और उससे पहले भी एक खिताब कौन से है उनके नाम? तो मिस कोलोराडो है। ठीक है, किसके द्वारा जीता गया? तो मेडिसन मार्स कौन है वो? तो अमेरिकी एयरफोर्स पायलट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 5वां शतक लगाया है? तो यह 5वां शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। ठीक है, जो कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 5वां शतक लगा दिया है। चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निसान मोटर इंडिया ने कंपनी के डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो निसान मोटर इंडिया अपने डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर नियुक्त किए हैं। तो वो कौन है? तो राकेश श्रीवास्तव है। ठीक है, राकेश श्रीवास्तव, उन्हें नियुक्त किया गया है डिप्टी मैनेजर के पद पर। तो किसके द्वारा? तो निसान मोटर इंडिया के कंपनी के द्वारा। ठीक है, इनके कुछ पॉइंट है वो आप जान लीजिए। निसान मोटर इंडिया ने सौरभ वत्स को कंपनी के डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया, यानी कि पहले कौन थे? तो सौरभ वत्स थे। ठीक है, सौरभ इससे पहले सेटेलेंटिस से जुड़े थे, जहां वे सेटेलेंटिस की लीडरशिप टीम के सदस्य भी थे। तो सौरभ वत्स कौन थे? तो पहले वो सेटेलेंटिस के लीडरशिप भी थे। ठीक है, और पहले निसान मोटर इंडिया के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। अभी वो कौन है? तो अभी राकेश श्रीवास्तव जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सन 1946 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि UNSC की पहली बैठक लंदन के वेस्टमिनिस्टर स्थित चर्च हाउस के किस दिन आयोजित हुई थी? ठीक है, तो UNSC की पहली बैठक जो कि लंदन के वेस्टमिनिस्टर स्थित में हुई थी, चर्च हाउस में हुई थी, तो वह 17 जनवरी को हुई थी। ठीक है, UNSC में यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कितने लोग हैं? तो 5 सदस्य हैं, जिनमें कौन कौन है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, रूसी संघ जो कि USSR के राज्य उत्तराधिकारी के रूप में काम करती है, और तीसरा जो है यूनाइटेड किंगडम है, चौथा जो है चीन है, और पांचवा जो है फ्रांस है। ठीक है, तो कौन कौन है पांचों? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रूसी और यूनाइटेड किंगडम जो कि UK, और चीन और फ्रांस भी है। ठीक है, पांचों सदस्य हैं UNSC के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के एम्बेसडर को निकाला है? तो यह ईरान देश के पाकिस्तान ने एम्बेसडर को निकाल दिया है। ठीक है, इनके साथ कुछ नोकझोंक हो गई तो इन्होंने ईरान के एम्बेसडर को निकाल दिया। सारे देश के एम्बेसडर जो होते हैं ना, हर देश में बैठे होते हैं, जैसे कि हमारे भी एम्बेसडर पाकिस्तान में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, है ना, तो इनके भी एम्बेसडर थे ईरान वाले, तो उन्हें ये निकाल दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में
ब्यूरो ऑफ सिविल एसोसिएशन सिक्योरिटी यानी कि BCAS ने किस कंपनी पर 120 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखिए इंडिगो फ्लाइट पे लगा दिया है, ठीक है। इंडिगो फ्लाइट इन दिनों बहुत चर्चा में रही है, तो उन्हीं पे BCAS एक संस्था है जिनके द्वारा 120 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, ठीक है। चलिए, तो वहीं पे मतलब इंडिगो फ्लाइट जो है दिल्ली से गोवा जा रही थी, उसमें मारपीट हो गई थी, तो उन पे उनके केस भी हो गया था, बेल भी, लेकिन उनको बेल भी हो गई है ना। और वहाँ पे गोवा से दिल्ली दिल्ली आने वाली फ्लाइट भी वहाँ से जो उड़ के आ रही थी, उसमें भी थोड़ा सा दुर्घटना हो गई क्योंकि कुहासा बहुत था, है ना, फॉग बहुत था। तो वो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ पे वहीं पे उतार दिया। तो वहाँ पे लोग बोले कि मुझे यहाँ पे क्यों उतार दिए हो? तो जैसे कि आप लोग पिकनिक मनाने जाते हैं ना, तो कैसे बस को रुका के पिकनिक कहीं भी मनाने लगते हैं, तो उसी तरह वो पिकनिक मनाने के जैसे करने लगे एयरपोर्ट पे ही, ठीक है। तो वहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट पे, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उन पे भी 60 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया, ठीक है। तो BCAS ने 120 करोड़ रुपए का जुर्माना इंडिगो पे लगाया, और मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेट करने वाली जो कंपनी है, जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट पर 60 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, ठीक है। कौन से मंदिर? तो जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर, ठीक है। तो इनके कुछ पॉइंट है वो आप जान लीजिए। 12वीं सदी में बने थे उड़ीसा के पूरी जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर, ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। नवीन पटनायक ने मंदिर के गजपति दिव्य सिंह देव के साथ इन कॉरिडोर को उद्घाटन, सॉरी, इनका जो उद्घाटन किया ना मुख्यमंत्री किया है, ठीक है। प्रधानमंत्री यहाँ पे गलत आंसर है। तो आप पॉइंट में आप समझ सकते हैं, जिनका जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, ठीक है। यहाँ पे आंसर गलत है, तो आप सही कर लीजिएगा। इसका सही आंसर मुख्यमंत्री हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस खिलाड़ी को फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड लियोनल मेसी को मिला है, ठीक है। इनके कुछ पॉइंट है आप जान लीजिए। फीफा अवार्ड्स 2023 अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को फीफा का फुटबॉलर अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड मिला है, ठीक है। उन्होंने यूएफा प्लेयर ऑफ द ईयर, बैलेंडी और वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल भी वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल अवार्ड भी जीता है, ठीक है। तो उन्होंने, यानी कि लियोनल मेसी ने पहले भी अवार्ड जीते हैं। तो कौन कौन से हैं? यूएफा प्लेयर ऑफ द ईयर, बेलंडी और वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल अवार्ड, ठीक है। अभी कौन सा अवार्ड जीता है वो? तो फीफा फुटबॉलर ऑफ द अवार्ड जीते हैं, ठीक है, लियोनल मेसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2003 में भारतीय एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला ने नेशनल स्पेस रिसर्च सेंटर यानी कि नासा के स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष के लिए दूसरी बार उड़ान किस दिन की थी? तो यह 16 जनवरी को की थी, ठीक है। नासा से जो दूसरी बार उड़ान भरी थी अंतरिक्ष के लिए, वह 16 जनवरी को उड़ी थी। उनका नाम क्या था? तो कल्पना चावला, जिनकी मृत्यु भी हो गई थी वापस आने के टाइम में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की कौन सी कंपनी का शेयर 1.5 लाख रुपए तक पहुंचकर सबसे पहले रिकॉर्ड बनाने वाली पहली कंपनी बन गई? तो शेयर बाजार आप समझते हैं। तो पहली कंपनी मद्रास रबर फैक्ट्री यानी कि MRF जो आप टायर लगाते हैं अपने गाड़ी में, तो उन्हीं की कंपनी जो है 1.5 लाख रुपए पहुंचकर सबसे पहले रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनी बन गई है ना। उनका जो शेयर है 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गई है। चलिए आप इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मुख्य सचिव के रूप में वीरा राणा को नियुक्त किया गया। वीरा राणा एक IAS ऑफिसर है, ठीक है। उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। इनके कुछ पॉइंट है वो आप जान लीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में वीरा राणा को नियुक्त किया गया है। दूसरा पॉइंट है, इससे पहले 29 नवंबर 2023 को सीनियर IAS वीरा राणा को माध्यमिक शिक्षा मंडल MP बोर्ड अध्यक्ष के साथ ही मुख्य सचिव के पद पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। तो पहले भी वो MP बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, जो कि इनको अभी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए इनका अगला पॉइंट है। वीरा राणा साल 1988 बैच की IAS ऑफिसर रही हैं, है ना। वीरा राणा मध्य प्रदेश की दूसरी मुख्य सचिव होंगी। तो पहले कौन थी? तो 1960 बैच की IAS ऑफिसर निर्मला मध्य प्रदेश की पहली मुख्य सचिव थी, है ना। तो पहले कौन थी? तो पहले IAS ऑफिसर निर्मला, है ना, निर्मला थी, जो कि पहले मुख्य सचिव थी। अभी कौन है? तो वीरा राणा मुख्य सचिव है, ठीक है। कौन सी बैच की है? तो 1988 बैच की IAS ऑफिसर है, ठीक है। तो दूसरी मुख्य सचिव है, ठीक है। वीरा राणा जो है मध्य प्रदेश की दूसरी मुख्य सचिव है। पहले थी तो पहले निर्मला थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत किस ग्रुप के साथ मिलकर फॉक्सन चिप बनाएगी? तो फॉक्सन चिप जो बनाने वाली कंपनी है
वो भारत ग्रुप के साथ मिलकर HCL कंपनी जो है वही फॉक्सन चिप बनाएगी, है ना। भारत भारत के साथ मिलकर फॉक्सन चिप बनाने वाली कंपनी जो है HCL है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हो आप जान लीजिए, आपको क्लियर हो जाएंगे। एप्पल का जो आईफोन है, एप्पल का आईफोन असेंबल करने वाली सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सॉन HCL ग्रुप के साथ मिलकर भारत में चिप पैकेजिंग और टेस्टिंग वेंचर शुरू कर रही है, ठीक है। तो एप्पल के साथ जो बड़ी कंपनी है असेंबल करने वाली बड़ी कंपनी फॉक्सॉन, वही HCL ग्रुप के साथ मिलकर फॉक्सॉन भारत में चिप पैकेजिंग और टेस्टिंग वेंचर शुरू कर रही है। इनका जो अगला पॉइंट है, फॉक्सॉन यानी कि होन होय प्रिसीजन इंडस्ट्री है, जो कि ताइवान की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। फॉक्सॉन कौन सी कंपनी है, तो ताइवान की कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। HCL के मौजूदा CEO कौन है, तो C विजय कुमार है, ठीक है। HCL की मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो HCL भारत एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT सर्विसेज और कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता रखती है। इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, ठीक है। तो HCL का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो HCL का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। इनके CEO कौन है, मौजूदा CEO यानी कि वर्तमान में CEO, तो C विजय कुमार है, ठीक है। चलिए इतना आप याद रखिए। हाल ही में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, तो देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है, तो LIC कंपनी जो है देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, ठीक है। चलिए ये भी शेयर मार्केट से ही रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। पॉइंट इससे समझ लीजिए। मार्केट कैप के लिहाज से LIC देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है ना, शेयर मार्केट से क्वेश्चन है, तो मार्केट कैप के हिसाब से LIC जो है सबसे मूल्यवान कंपनी भारत देश की बन गई है, ठीक है। चलिए इसमें ICICI बैंक जो है चौथे नंबर पे है, इन्फोसिस जो 5वें नंबर पे है, और एयरटेल जो है 6ठे नंबर पे है, 7वें नंबर पे ITC, 8वें नंबर पे 7वें नंबर पे HUL और 8वें नंबर पे ITC कंपनी है, ठीक है। और पहले नंबर पे कौन बन गई है, तो LIC कंपनी है। दूसरे नंबर पे कौन है, तो कंपनी TCS कंपनी जो है टाटा ग्रुप की, वो दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे HDFC कंपनी है ना। चौथे नंबर पे ICICI बैंक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कौन सी कंपनी ग्लोबल स्मार्टफोन लीडर बन गई है, तो ये एप्पल का जो आईफोन है ग्लोबल स्मार्टफोन लीडर बन गई है, सर है ना। सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाली जो कंपनी है, मतलब आईफोन है, वो दुनिया भर में साल 2023 की जो आंकड़ा देखे तो आप दुनिया भर में 23.46 करोड़ फोन बेचकर एप्पल टॉप हैंडसेट कंपनी बन गई है, ठीक है। चलिए सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया, पहले सैमसंग थी, अभी वो एप्पल बन गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कौन से बैट्समैन ने T20 में 5 तक लगाने वाले पहले बैट्समैन बन गए हैं, तो ये पहले भी क्वेश्चन आया था, तो रोहित शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला मैच देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना शुरू की है, ठीक है। तो महतारी वंदना योजना शुरू करने वाली छत्तीसगढ़ सरकार है, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदना योजना शुरू की है। इनके कुछ पॉइंट आप जान लीजिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदना योजना को शुरू की है। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपये सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। तो महिला कौन, तो शादीशुदा महिला, ठीक है, वो भी जिनका 21 वर्ष से उम्र ज़्यादा रहेगा और 60 वर्ष से कम रहेगा, ठीक है, उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1945 में कवि, गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर का जन्म किस दिन हुआ था, तो जावेद अख्तर का जन्म 17 जनवरी को हुआ था। वो कौन है, तो कवि भी हैं, गीतकार भी हैं और पटकथा लेखक भी हैं, ठीक है। उन्हें कई फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले हैं और पद्म भूषण भी प्राप्त हैं, ठीक है। उन्हें एक और अवार्ड दिया गया जो कि रिचर्ड डॉक्सिस अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। कब किया गया था, तो 2020 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में साइकिल पोलो प्रतियोगिता 20 जनवरी से 22 जनवरी तक होने वाली है, तो ये 20 जनवरी से स्टार्ट हो गई है और कल तक चलेगी, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक चलेगी। ये किस शहर में, तो ये उज्जैन शहर में, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में ये साइकिल पोलो प्रतियोगिता रखी गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने कौन से दिन केंद्रीय संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है, तो यह केंद्र सरकार ने जो घोषणा की है आधे दिन की छुट्टी, कौन से दिन, तो 22 जनवरी के दिन, है ना। प्राण प्रतिष्ठा यानी कि भारत जो कि रामलला आने वाली है अयोध्या में, उन्हीं के दिन केंद्रीय संस्थान जितने भी गवर्नमेंट सरकारी सेवाएं होंगे, यानी कि स्कूल, कॉलेज और कोर्ट वगैरह जो भी होंगे, उन्हें आधे दिन की छुट्टी दे दी गई है, ठीक है। दोपहर 2:30 बजे से लेके सुबह से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक सरकारी कॉलेजों कार्यालयों में
स्कूल कॉलेज सभी में छुट्टी मिलेगी, ठीक है, आधे दिन की छुट्टी। तो जिनका भी नौकरी है सरकारी नौकरी, उनको तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ शुरू हुआ है ना। तो सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद में शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर के अनुसार दुनिया की मिलिट्री ताकतों में भारत कितने स्थान पर है। तो देखिए, दुनिया भर के जो मिलिट्री ताकत है उसमें भारत चौथे स्थान पर है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर एक संस्था है जिनके द्वारा यह जिनका एक रिपोर्ट आया है जिसमें यह बताया गया है कि मिलिट्री ताकतों में भारत जो है चौथे स्थान पर है, ठीक है। वो दुनिया भर के देशों में सबसे ज़्यादा जो ताकतवर देश, सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री ताकत है उन्हीं को वो चूज करते हैं, ठीक है। और उन्हीं में वो मतलब क्या बोलते हैं, वोटिंग करते हैं जो सबसे पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, ठीक है। तो भारत का जो स्थान है वो चौथे नंबर पे है, ठीक है, ठीक है। चलिए इनके कुछ पॉइंट है वो आप जान लीजिए। दुनिया भर के देशों की मिलिट्री ताकत के अनुसार रैंकिंग तय करने वाली संस्था यानी कि ग्लोबल फायर पावर है, जिसने ये तय किया है कि भारत जो है मिलिट्री ताकत के अनुसार चौथे नंबर पे है, ठीक है। सबसे ताकतवर देश कौन है, तो टॉप 10 में आप देख लीजिए। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे रूस है, तीसरे नंबर पे चीन है, चौथे नंबर पे भारत है, पांचवें नंबर पे दक्षिण कोरिया है, छठे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है, सातवें नंबर पे जापान है, आठवें नंबर पे तुर्की है, नौवें नंबर पे पाकिस्तान है, दसवें नंबर पे इटली है। आपको टॉप 10 में एक तो दिख रहा होगा आपको, नौवें नंबर पे पाकिस्तान है, यानी कि हम उनसे कई ज़्यादा आगे हैं ना। चौथे नंबर पे हम हैं यानी कि भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार गोल्ड रिजर्व दुनिया के देशों में भारत कितने नंबर पे है। तो अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार गोल्ड रिजर्व दुनिया के देशों में भारत जो है 9वें नंबर पे है, ठीक है। तो गोल्ड रिजर्व जो करके रखते हैं सभी देश, यो क्यों करते हैं, क्योंकि आपातकालीन जो स्थिति आ जाती है तो गोल्ड के साथ ही हम उससे निपटारा कर सकते हैं, है ना। तो टॉप 10 देश है उसमें उसमें आप पहले नंबर पे जो है अमेरिका है, दूसरे नंबर पे जर्मनी, तीसरे नंबर पे इटली, चौथे नंबर पे फ्रांस, पांचवें नंबर पे रूस, छठे नंबर पे चीन और सातवें नंबर पे स्विट्जरलैंड है और आठवें नंबर पे जापान है, नौवें नंबर पे जो कि 800.78 टन गोल्ड रिजर्व रखती है, ठीक है। दसवें नंबर पे नीदरलैंड है, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे अमेरिका है, नौवें नंबर पे भारत है, ठीक है। किसके अनुसार, तो अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 के ड्राफ्ट को कितने दिन में पूरा करने को कहा है, ठीक है। तो भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 को ड्राफ्ट कितने दिन में पूरा करने के लिए कहा गया है, तो यह 30 दिन में पूरा करने के लिए कहा गया है, ठीक है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 8099 के तहत राजकोषीय कानून जो लेन देन रिकॉर्ड करने वाले दस्तावेजों पर स्टाम्प लगाने के रूप में टैक्स के संबंधित कानून बनाता है, ठीक है। तो लेन देन पे टैक्स से संबंधित जो कानून बनाता है उन्हीं पे 30 दिनों के अंदर बोला गया है कि स्टाम्प पेपर पूरा करने के लिए 30 दिनों का टाइम दिया गया है, ठीक है। किस अधिनियम के तहत, तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 8099 के तहत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में त्रिपुरी भाषा कोकबोरोक दिवस कब मनाया गया है, तो यह 19 जनवरी को मनाया गया है ना। कोकबोरोक दिवस यानी कि त्रिपुरी भाषा 19 जनवरी को मनाया गया है। इनका पॉइंट है आप जान लीजिए, हर साल 19 जनवरी को त्रिपुरा कोकबोरोक दिवस भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोकबोरोक दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो त्रिपुरा का जो कोकबोरोक भाषा है उसी को बढ़ावा देने के लिए कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, हर साल, तो 19 जनवरी को मनाया जाता है। इनकी कितनी वर्षगांठ थी, तो 46वीं वर्षगांठ थी, है ना। चलिए त्रिपुरी भाषा दिवस को ही क्या बोलते हैं, त्रिपुरी भाषा दिवस मतलब हाँ, कोकबोरोक दिवस जो है ना उसे त्रिपुरी भाषा दिवस भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 9 क्लासिकल शास्त्रीय भाषाओं में फारसी भाषा को किसके द्वारा शामिल किया गया है, तो यह विदेश मंत्री के द्वारा किया गया है। 9 क्लासिकल भाषा है जिसमें फारसी भाषा को भी शामिल किया जाएगा, वह विदेश मंत्री जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। जिसमें 6 भाषा अभी भी हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, तो तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया भाषा शामिल है। और अभी 7वां जो आने वाला है वो फारसी भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन है। वर्ष 1966 में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री किस दिन बनी थी, तो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री 19 जनवरी को बनी थी, जिनका नाम था इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पहली प्रधानमंत्री 19 जनवरी 1966 में बनी थी, ठीक है। तो उनके कुछ पॉइंट आप जान लीजिए। जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री के पद पर रही, ठीक है।
श्रीमती गांधी जी ने जून 1970 से नवंबर 1973 तक गृह मंत्रालय और जून 1972 से मार्च 1977 तक अंतरिक्ष मामले मंत्रालय का प्रभार संभाला है। ठीक है, तो ये कई बार मंत्री रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, तो आप इनका जो बायोग्राफी पढ़िएगा आपको सब पता चल जाएगा, है ना। फिर जनवरी 1980 से वो योजना आयोग की अध्यक्ष रही, जहाँ 14 जनवरी 1980 में फिर से वह प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, 1980 में मतलब 14 जनवरी 1980 को फिर से प्रधानमंत्री बनी और वो कार्यकाल पे थी ही, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर थी ही, तो 1984 में उन्हें हत्या कर दी गई थी। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी 1984 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू अंबेडकर की मूर्ति का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? तो यह मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, इनके कुछ पॉइंट आप जान लीजिए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया। तो दुनिया में सबसे जो ऊंची मूर्ति है वो कौन सी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना, जो कि 206 फीट ऊंचाई है, जिनका जो जमीन से आप चेक कीजिएगा तो 206 फीट ऊंचा है। ठीक है, उन्हीं का इनॉग्रेशन किया गया था, जो कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी है। ठीक है, चलिए उसमें कितना खर्च आया था? तो 404 करोड़ रुपए खर्च आया था। ठीक है, उन्हें क्या नाम दिया गया? तो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। ठीक है, कितनी फीट ऊंचाई है? तो 206 फीट ऊंचाई है, दुनिया के सबसे नंबर 1 है। ठीक है, कौन से मूर्ति है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है। आप इनका ही बायोग्राफी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा ये कौन थे, कितने महान व्यक्ति थे, कैसे जन्म लिए थे, कौन से परिवार में जन्म लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश के मून मिशन चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है? तो यह देश जो है जापान देश है। ठीक है, जापान देश का जो मून मिशन है वो सफल लैंडिंग करने वाला, मून मिशन पर चांद पर मून मिशन जो है सफल लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। इसमें चौथे नंबर चार देश और है, जिसमें रूस, चीन, अमेरिका और भारत है। ठीक है, आप ही 5वां देश जो बना है वो जापान बना है। ठीक है, जापान की एजेंसी कौन सी है? तो जाक्सा है। जैसे हमारे यहाँ नासा है, भारत में नासा है, उसी तरह जाक्सा एक कंपनी है, एजेंसी है, जिसने ये पुष्टि की है कि जापान जो है सफल लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। ठीक है, चलिए ये कब कब बना है? तो शुक्रवार को बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की है? तो किस देश के साथ मंत्री के साथ बातचीत की है, ये अपने आप में ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मालदीव विवाद जो चल रही है, उसी देश के साथ, उसी देश के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की है। तो मालदीव के विदेश मंत्री कौन है? तो पॉइंट पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर है। ठीक है, मूसा जमीर से वहाँ पे मिले एस जयशंकर साहब, यानी कि भारत के विदेश मंत्री। वहाँ पे उन्होंने भारतीय सैनिक को जो निकालने की बात कर रही थी, उन्हीं पे वो उन्होंने चर्चा की है। ठीक है, विदेश मंत्री के साथ जी के, यानी कि मूसा जमीर जो है उन्हीं के साथ मिलकर हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब उन्होंने बातचीत की कि आप हमारे देश के जितने भी सैनिक हैं उन्हें आप मत निकालिए, वो आपकी सुरक्षा के लिए ही यहाँ पे बैठाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा महाराष्ट्र के सोलापुर में अटल अभियान परियोजना की भूमि पूजन किया गया? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, इनके कुछ पॉइंट है वो आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 19 जनवरी को महाराष्ट्र के सोलापुर में अटल अभियान यानी कि अमृत 2.0 के तहत 1201 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का भूमि पूजन किया है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 90,000 से ज़्यादा घर बनाए गए हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उन्होंने 90,000 घर बना दिए हैं। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के सोलापुर में। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने कई परिवार को चाबी भी अपने हाथ से सौंपे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर यानी कि BIETC परिसर का उद्घाटन किया गया? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु के एक परिसर है जिनका नाम है बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। ठीक है, उनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ये कितने एकड़ में फैला है? तो 43 एकड़ में फैला है। कितना खर्च लगा है इसमें? तो 16,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 का ऐलान किया गया है। ठीक है, इसमें कितने बच्चों को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित की जाएगी? तो इसमें 19 बच्चों को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित की जाएगी। ठीक है, PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 का ऐलान किया गया, जिसमें 19 बच्चों का नाम दिया गया है। ठीक है, तो यह किसके द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह सम्मानित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
कब किया जाएगा? तो यह 22 जनवरी को ही किया जाएगा, यानी कि कल के दिन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितने जजों का न्योता भेजा है? तो कितने जजों को न्योता भेजा? तो ये 5 जजों को न्योता भेजे हैं। तो ये लोग कौन-कौन हैं? तो आप पॉइंट पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन लोग हैं जिनको प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भेजा गया है ना। तो प्राण प्रतिष्ठा का जो न्योता है वो कितने लोगों को भी मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटियों को भेजा गया, जिसमें कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन, है ना? इन सबको भी भेजा गया है। इसमें 5 जजों का भी नाम आया है, जिसमें कौन-कौन है तो आप जान लीजिए। अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच से 5 जजों को न्योता दिया गया है, ठीक है? तो ये कौन लोग हैं? तो वही लोग हैं जिसने फैसला किया था कि राम मंदिर बनाया जाएगा, ठीक है? चलिए इसमें अगला पॉइंट है वो आप जान लीजिए। इसमें सॉरी इनमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल है। तो कौन कौन लोग हैं? तो 5 लोग हैं, इसमें से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं, सीजेआई रंजन गोगोई है, जस्टिस एस बोबडे है, जस्टिस अशोक भूषण है और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल है, ठीक है? ये वही 5 लोग हैं जिसने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था कि राम मंदिर ही बनेगा, ठीक है? मस्जिद नहीं बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस शहर में गणतंत्र दिवस तक रोज 2 घंटे फ्लाइट बैन कर दिया है? ये कोहरे की वजह से यानी कि फॉग की वजह से दिल्ली शहर में 2 घंटे फ्लाइट बैन कर दिया गया है। 2 घंटे जो है फ्लाइट बैन कर दिया गया। तो चलिए इनके कुछ पॉइंट वो आप जान लीजिए। दिल्ली के एयर स्पेस पर प्रतिबंध लगाकर शुक्रवार 19 जनवरी से सोमवार 29 जनवरी तक लागू रहेगा, ठीक है? लेकिन ये गणतंत्र दिवस यानी कि 25 जनवरी तक ही लागू रहेगा। उसके बाद कुछ ही टाइम रहेगा जिसमें 29 जनवरी तक भी शामिल किया गया है, ठीक है? इनके अगला पॉइंट आप जान लीजिए, 19 जनवरी से 25 जनवरी तक सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक नॉन शेड्यूल एयरलाइंस की फ्लाइट का टेक ऑफ या लैंडिंग नहीं होगी, ठीक है? तो 10 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक लैंडिंग नहीं की जाएगी, ठीक है? चलिए, विमानों की टेक ऑफ लैंडिंग पर रोक रहेगी। वायुसेना और राज्यपाल मुख्यमंत्री की उड़ान को छूट रहेगी, ठीक है? तो इसमें वायुसेना और राज्यपाल मुख्यमंत्री जितने भी प्रधानमंत्री सब मंत्री सब जो होंगे उनके लिए ये रोक नहीं रहेगी, ये सिर्फ आम जनता के लिए रोक की गई है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1736 में स्कॉटिश आविष्कारक जेम्स वाट का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कब हुआ था? तो यह 19 जनवरी को जन्म हुआ था, ठीक है? कौन थे वो? तो जेम्स वाट थे, जो कि स्कॉटिश आविष्कारक थे, ठीक है? तो उनका जन्म 19 जनवरी को हुआ था। साथियों, ये लास्ट क्वेश्चन था। साथियों, अगर आपको ये सेशन, ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप दूसरे साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए।